नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपके दिल पर दस्तक देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अनकंडीशनल लव यानी निस्वार्थ प्रेम और क्षमा की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर परिवार के मायने क्या होते हैं। एक ऐसा परिवार जो सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि चुनाव और स्नेह से बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर और उसके बाहर का अकेलापन। सोचिए, एक बुजुर्ग माँ वहां बैठी हैं और उनके मुंह से निकलता है, मेरी आंखें पथरा गई इंतजार करते करते। अब मैं समझ चुकी हूं कि मेरा बेटा मुझे यहाँ क्यों लाया था। ये अल्फाज सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये शब्द उस बेइंतहा दर्द और पीड़ा को दर्शाते हैं जब एक माँ को अचानक ये एहसास होता है कि उसके सगे बेटे ने उसे जानबूझकर किसी और के भरोसे इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया है। चैप्टर 1, मंदिर पर छूट जाना। ये दृश्य अपने आप में कितना दिल तोड़ने वाला है। एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ अपने बच्चे को बड़ा करने में लगा दिया, उसे अचानक किसी अनजान सड़क पर बिल्कुल अकेला, असहाय और निराश छोड़ दिया जाता है। 10 दिन, पूरे 10 दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी। उनके कपड़े जो शुरू में अच्छे थे, जो बताते थे कि वो किसी खाते पीते घर से हैं, अब मिट्टी और धूल में लपट होकर फटे पुराने हो चुके थे। वो सिर्फ आसपास से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के दिए प्रसाद पर जिंदा थीं और अपनी नजर उस रास्ते पर टिकाए बैठी थीं जहां से उनका बेटा गया था। एक ऐसा बेटा जो अब कभी लौट कर नहीं आने वाला था। चैप्टर 2, एक नए परिवार का मिलना। पर कहते हैं ना कि नियति के अपने अलग ही प्लान होते हैं। किस्मत अचानक एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है जब श्रवण नाम का एक नौजवान उस मंदिर में आता है। वो वहां अपने माता पिता की मौत की बरसी पर गरीबों को भोजन करवाने आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रवण आखिर है कौन? वो एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका था और अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पर काम करता था। लेकिन सच कहूं, इस सारी प्रोफेशनल सक्सेस और पैसे के बावजूद उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन था। एक कार एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खोने के बाद उसका आलीशान घर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। भीड़ में होकर भी वो अंदर से पूरी तरह अकेला था। तो जब श्रवण उस बुजुर्ग माँ को देखता है तो उन्हें खाना देता है और बहुत प्यार से अपने घर चलने का प्रस्ताव रखता है। पर अम्मा का शुरुआती जवाब सुनकर आपको उनका दर्द महसूस होगा। वो कहती हैं, जब मेरा अपना खून ही मुझे नहीं रख सका तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊं। उनका ये कड़वापन उस गहरी चोट और विश्वासघात से निकला था जो उन्हें उनके सगे बेटे ने दिया था। लेकिन यही वो पल था जिसने दोनों की जिंदगी बचा ली। श्रवण उन्हें बड़े स्नेह से समझाता है और देखते ही देखते उनके बीच एक अनोखा और खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। श्रवण को उसके अकेले घर के लिए एक माँ का आशीर्वाद मिल जाता है और अम्मा को एक ऐसा सच्चा घर जहां उन्हें पूरी इज्जत और ढेर सारा प्यार दिया जाता है। ये बिल्कुल एक जिगसॉ पजल के 2 टुकड़ों की तरह था जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। चैप्टर 3, कर्मों का पहिया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि कैसे कर्मा अपना काम करता है। ये कहानी हमें दोनों बेटों की जिंदगियों का एक बहुत ही शक्तिशाली अंतर दिखाती है। एक वो बेटा जिसने अपनाया और दूसरा वो जिसने ठुकराया। देखिए, अम्मा के आने के बाद श्रवण की जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई। उनके आशीर्वाद और रोजाना की प्रेयर्स का असर ऐसी तेजी से हुआ कि क्या बताएं। सिर्फ 4 महीने में अम्मा ने उस अकेले सूने मकान को एक सच्चा घर बना दिया। 1 साल बाद श्रवण ने अपनी खुद की फैक्ट्री खोली और सरिता नाम की एक बेहद अच्छी लड़की से शादी की। 3 साल में उनके घर जुड़वा बच्चे आए और 5 साल होते होते श्रवण की वो छोटी सी फैक्ट्री देश भर में फैल गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन जरा रुकिए, दूसरी तरफ एक और सच्चाई चल रही थी, निशांत की सच्चाई। वो सगा बेटा जिसने अपनी माँ को ठुकराया था। एक तरफ श्रवण आसमान छू रहा था, वहीं निशांत अपनी पत्नी की फिजूल खर्ची और बुरी आदतों की वजह से अपने पिता का बनाया पूरा जमाया बिजनेस मिट्टी में मिला चुका था। उसकी दुकान बंद हो गई, फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो गई कि आखिरकार उसे अपना घर चलाने के लिए किसी और की कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ी। चैप्टर 4, द शॉकिंग रीयूनियन। दुनिया वैसे बहुत छोटी है ना? किस्मत इन 2 बिल्कुल अलग दिशाओं में जा रही जिंदगियों को अचानक एक कॉर्पोरेट इवेंट में आमने सामने ला खड़ा करती है।
ऐसा मिलन जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। दरअसल हुआ ये कि जिस कंपनी में निशांत नौकरी करता था उसका फाउंडेशन डे था। बड़ी सी अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। तभी स्टेज पर मैनेजिंग डायरेक्टर की एंट्री होती है और वो एमडी और कोई नहीं बल्कि श्रवण था। श्रवण स्टेज पर आकर सबके सामने ये अनाउंस करता है कि उसकी इस बड़ी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी अम्मा का आशीर्वाद है और वो अम्मा को स्टेज पर इनवाइट करता है ताकि वो अपने हाथों से बेस्ट एम्प्लॉइज को अवार्ड्स दे सकें। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या एक पूरी तरह से टूट चुका रिश्ता कभी वापस जुड़ सकता है? ये सवाल दर्शकों के दिलों में तब उठता है जब अगला अवार्ड लेने के लिए जिसका नाम स्टेज पर अनाउंस होता है वो कोई और नहीं बल्कि निशांत था। जब निशांत स्टेज पर आता है और अवार्ड देने वाली सेठानी को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सेठानी कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। वो घबराकर उनके पैरों में गिर पड़ता है, माफी मांगने लगता है, रोने लगता है। लेकिन अम्मा पूरी तरह से बदल चुकी थी। उन्होंने एक पत्थर की तरह ठहराव के साथ कहा, मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। वो बिना किसी इमोशन के उस अनजान इंसान की तरह उसे अवार्ड थमाती हैं और चली जाती हैं। उनके अंदर वो रिश्ता हमेशा के लिए मर चुका था। चैप्टर 5 द अल्टीमेट फॉरगिवनेस, यानी आखिरी क्षमा। लेकिन रुकिए, कर्मा का खेल अभी यहीं खत्म नहीं होता। नियति एक और ऐसी कठोर परीक्षा लेती है जो एक इंसान की करुणा और दया की सारी हदें टेस्ट कर लेती है। उस दिन स्टेज पर अपनी माँ से इस तरह सामना होने के बाद निशांत अपराध बोध में पूरी तरह डूब गया था। उसी गिल्ट और कन्फ्यूजन में एक दिन मंदिर से लौटते वक्त उसके स्कूटर की टक्कर एक तेज रफ्तार ट्रक से हो जाती है। ये बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट था। निशांत बुरी तरह जख्मी हो गया, हड्डियां टूट गईं और उसकी पत्नी, वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई। उनका परिवार एकदम सड़क पर आ गया। लेकिन पता है, एक माँ का दिल आखिर माँ का दिल ही होता है, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना मिला हो। जैसे ही अम्मा को इस ट्रेजेडी का पता चलता है, उनका दिल पिघल जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। वो सब गुस्सा भुलाकर उनकी मदद करती हैं। वो उनके भारी हॉस्पिटल बिल्स भरती हैं, उनके छोटे असहाय बच्चों को अपने गले लगाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। यहाँ तक कि वो श्रवण की फाइनेंशियल मदद से उनकी वो बर्बाद हो चुकी दुकान फिर से खड़ी करवा देती हैं। जिस बेटे ने उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़ दिया था, वो उसी बेटे और बहू को पूरी बर्बादी से बाहर निकाल लाती हैं। चैप्टर 6 और हमारी इस कहानी का आखिरी हिस्सा, अनकंडीशनल लव ट्रायम्फ्स, यानी निस्वार्थ प्रेम और क्षमा की जीत। ये असाधारण दया की कहानी अब अपने सबसे दिल छू लेने वाले निष्कर्ष की तरफ आती है। जब निशांत और उसकी पत्नी ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आते हैं और देखते हैं कि उनका घर, उनका कारोबार फिर से चल पड़ा है, तो उनकी आंखें खुल चुकी होती हैं। दोनों रोते हुए अम्मा के कदमों में गिर पड़ते हैं। निशांत की पत्नी आंसुओं के बीच कहती है, जिसे हमने बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई। आज उन्हें सच में एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद को ही लात मार दी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अम्मा उन्हें रोते हुए देखकर दिल से माफ तो जरूर कर देती हैं, क्षमा कर देती हैं, लेकिन वो उनके साथ रुकने से इनकार कर देती हैं। वो अपना सामान बांधती हैं और वापस श्रवण के पास लौट जाती हैं। वो समझाती हैं कि श्रवण ने उन्हें तब सहारा दिया जब उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए सच्चा हक उसी का बनता है। ये कहानी हमें ये बता जाती है कि असली परिवार सिर्फ खून से नहीं, बल्कि अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट और सेल्फलेस केयर से बनता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचकर देखिए, आपकी जिंदगी में वो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने शायद बिना किसी खून के रिश्ते के भी आपको अपना माना है और आपसे निस्वार्थ प्रेम किया है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।